सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक अवलोकन। पिछले वीडियो में हमने इसके स्ट्रक्चर्स, इसकी स्थापना और संगठन किस तरह बना हुआ है, इस पर चर्चा की थी। आज हम इसके विभिन्न संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, संस्थान में मुख्य रूप से 4 बड़े संस्थान कार्य करते हैं। पहला राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, दूसरा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो अलग अलग स्थानों पर 5 स्थानों पर है, और तीसरा है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, और चौथा है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। तो आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान से। शिक्षक साथियों, हम देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में बहुत सारे विभाग हैं, कुछ डिविजन्स हैं और कुछ सेल बनाए गए हैं। ये सारे डिपार्टमेंट और डिविजन्स क्या क्या कार्य करते हैं, हम एक एक करके इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग की। शिक्षक साथियों, आप देख सकते हैं इसके होम पेज किस तरह का है। कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। बच्चों में कला एवं सौंदर्य बोध को निखारते हुए हम उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से किस तरह जोड़ सकें, इसके लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं: विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और अभिमुखीकरण। ये 4 शब्द इस तरह के हैं कि जिनके आधार पर कला एवं सौंदर्य बोध की संभावनाओं को बच्चों में तलाशा जा सकता है। इस तरह के रिसोर्सेस डेवलप किए जाएं, प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं, ताकि शिक्षक प्रशिक्षित होकर बच्चों में कला एवं सौंदर्य बोध को रिकॉग्नाइज कर सकें। इस पर अनुसंधान भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का है। तो अलग अलग संस्कृतियों के आधार पर रिसर्च करने के बाद ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो बच्चों को मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सके। इसी तरह ओरिएंटेशन भी किया जाना आवश्यक है। तो इन 4 चीजों के माध्यम से बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें और उनमें सौंदर्य बोध की संभावनाओं को तलाशें। तो इस तरह शिक्षक साथियों, हम ये देख सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और जो प्रत्येक बच्चे को इसमें रुचि बढ़ेगी। तो हम थोड़ा सा एक तथ्य और देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई, अर्थात आज से लगभग 12 वर्ष पहले। इसका विकास अर्थात आप यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए, आप इसके आधार पर समझ सकते हैं कि कला बोध की संभावनाओं को बच्चों में कैसे तलाशा जा सकता है। हम दृश्य कला, रंगमंच, संगीत, नृत्य में मौलिक निबंध, दृश्य श्रव्य सामग्री, मल्टीमीडिया और इस तरह अन्य कला शिक्षा, संस्कृति शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों में कला बोध की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। और यह डिपार्टमेंट अन्य दूसरे कार्यों के माध्यम से भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जैसे प्रशिक्षण। शिक्षकों का लगातार प्रशिक्षण होता रहे, इस पर लगातार अनुसंधान होते रहे, और कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसका मूल्यांकन किस तरह किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, और इस कला शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करने के लिए इसे किस तरह प्रसारित किया जाए, अर्थात विस्तारण कार्यक्रम किस तरह के आयोजित किए जा सकें। तो शिक्षक साथियों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह डिपार्टमेंट बच्चों में कला बोध का निखार लाते हुए, उन्हें प्रकृति के नजदीक जोड़ते हुए और अपने हाथों से स्वयं की मर्जी से कुछ उनमें जो योग्यता है उनका प्रयोग करते हुए किस तरह वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह इस डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों हमारे देश में अलग अलग राज्यों में किस किस तरह से कार्य किए। यहाँ पर प्रकाशन एक टेप बना हुआ है जिसमें मुद्रित अमुद्रित सामग्री बहुत सारी यहाँ पर जानकारी आपको मिल सकती है। तो हमने आपकी सुविधा के लिए इसे PDF फॉर्मेट में रखा है। तो आइए पिछले दिनों इस डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए कार्यों की एक संक्षिप्त अवलोकन करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिनके बहुत सारे प्रतिवेदन यहाँ पर उपलब्ध हैं, किंतु हम कुछ प्रतिवेदन पर ही चर्चा करेंगे। शिक्षक साथियों, यहाँ पर कार्यक्रम का रूपरेखा दी हुई है। जिस तरीके से इन पाठ्यक्रमों के नाम है, इस कोर्सेस के पाठ्यक्रमों के नाम है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे कि कला एवं सौंदर्य बोध विभाग अपनी कला एवं संस्कृति के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा में इसका किस तरह इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन MC प्राइमरी स्कूल ऑफ दिल्ली, अ पायलट प्रोजेक्ट, रिसोर्स सेंटर इवेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग पैकेज फॉर प्राइमरी टीचर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ DIET ऑन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। अर्थात जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, जितने भी विषय दिए हुए हैं, वो सारे विषय कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और शिक्षकों को कला के माध्यम से अपने विषय को अध्यापन कार्य करने में किस तरह मदद दी जा सकती है, उन सभी का ब्यौरा यहाँ पर है। इसी तरह हम पुराने प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं जो पिछले वर्षों में और तैयार किए गए थे, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। तो शिक्षक साथियों, आइए कुछ राज्यों की प्रगति रिपोर्ट देखते हैं।
जो इस कला समेकित अधिगम पर आधारित थी, मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण की कार्यशाला अर्थात वर्कशॉप। शिक्षक साथियों, यहाँ पर बिहार का प्रतिवेदन है जो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में भी इस तरह की कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी कार्यशाला का आयोजन हुआ था, और हम अंत में हिमाचल प्रदेश इस कार्यशाला को पूरा प्रतिवेदन को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि यह विभाग शिक्षा में, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों का किस तरह उत्साहवर्धन कर सकता है और ये हमारे शिक्षण कार्य के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है। कार्यक्रम का नाम है कला समेकित अधिगम पर हिमाचल प्रदेश के मास्टर ट्रेनर्स हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम। इसके आयोजक थे एनसीईआरटी, ब्रिटिश काउंसिल इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान, और अन्य राज्यों में एससीईआरटी भी सहयोग करता है। और यहाँ पर हम देख रहे प्रतिभागी, कुल 35 प्रतिभागी शामिल हुए थे। अब इसके बाद जो इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप पहला वाक्य ध्यान से पढ़ें। हिमाचल प्रदेश सौंदर्य और पवित्रता जहाँ एक साथ निवास करती है, आंखों और मन को भाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली से भरा पूरा प्रदेश हिमाचल, जहाँ की लगभग आबादी 68,64,602 है, और इसका कुल क्षेत्रफल भी यहाँ लिखा हुआ है। साक्षरता दर भी है 89.53%। इसके अलावा वहाँ की बोली अथवा भाषाओं का बारे में भी लिखा है। हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी, कांगड़ी और किन्नौरी ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरह इस बात का जो उल्लेख यहाँ पर किया गया है, आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि वहाँ की कला और संस्कृति का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो आगे हम देखते हैं, इस कार्यशाला का जब आयोजन किया गया, इसमें कुछ विभिन्न बातों का ध्यान रखा गया, जैसे चेतना सत्र अर्थात मॉर्निंग असेंबली। परंपरागत तरीके से जो विद्यालयों में मॉर्निंग असेंबली होती है वो लगभग एक ही होती है, और जो एक रास्ता के कारण वो अपना आकर्षण खो देती है। तो क्यों ना स्थानीय स्तर पर स्थानीय बोली, स्थानीय कविताओं, गायन के माध्यम से प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाए। तो इस तरह इसे नाम दिया गया चेतना सत्र, ताकि सभी बच्चों में चेतना का संचार हो जाए और वो स्थानीय स्तर पर अपने स्वयं के कविता, कहानियों का वाचन कर सकें। इस तरह हमारी मॉर्निंग असेंबली हर दिन नई नई होगी, तो बच्चे भी इन बातों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो इस कार्यशाला में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे हम देखते हैं दृश्य कला अर्थात विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कागज के जादू, रंगों के विभिन्न प्रयोगों, मिट्टी के मूर्ति निर्माण कला, इन सभी के माध्यम से भी कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को और रोचक और रचनात्मक बनाया जा सकता है, जो इस प्रशिक्षण में सिखाया गया। आगे हम देखते हैं नृत्य कला अर्थात डांस। डांस के माध्यम से भी जीवन के विभिन्न रूपों को दिखाया जा सकता है, विशेषकर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में डांस के माध्यम से, नृत्य कला के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सिखाया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं रंगमंच अर्थात थिएटर। कई प्रकार के नाटकों का मंचन करने के लिए बच्चों को उत्साहवर्धन किया जा सकता है, जो यहाँ इस कार्यशाला में विभिन्न शिक्षकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और भी हम आगे देखते हैं अब उपलब्धि। प्रतिभागियों की 100% उपस्थिति और भागीदारी, ये एक छोटा वाक्य नहीं बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि इस तरह की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को अपने शिक्षण कार्य में हम शामिल करते हैं, तो स्वाभाविक है प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ टैलेंट होता है, कुछ न कुछ हम उसके टैलेंट को यदि रिकॉग्नाइज कर पाए तो वो अपने उस उपलब्धि को, उस विशेषता को सामने जरूर लाने का प्रयास करता है। और इस तरह प्रत्येक बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित होगी तो विद्यालयों में भी बच्चों की उपस्थिति 100% हो सकती है। इसी तरह अन्य विषय को भी लेकर नाटक पर रंगमंच के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, और सभी शिक्षक यहाँ पर इस कार्यशाला में साधन सेवी के रूप में प्रशिक्षित हो गए, और वहाँ के पदाधिकारियों ने उसे इन तरीके से अध्यापन कार्य करने को अपने क्षेत्रों में लागू करने की घोषणा भी की। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं, आप इन्हें बड़े ध्यान से देखें और ये वीडियो भी देखें।
तो शिक्षक साथियों, ये थे वो शिक्षक जिन्होंने कला समेकित अधिगम की कार्यशाला में अपनी उपस्थिति दी और कला आधारित विभिन्न प्रस्तुतियां अपने पाठ के माध्यम से, अपने विषय आधारित विषयों के आधार पर जो उन्होंने तैयार किए थे वो यहाँ पर प्रस्तुत किए। तो इस तरह कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित करती है, जो प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु एक विशेष प्रयास है। तो शिक्षक साथियों, आज हमने कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग के प्रयास पर संक्षिप्त चर्चा की। अगले वीडियो में हम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।